जय हिंद जवाहर मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है दोस्तों, जो भर्ती आपकी आ रही है। सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं बात करूंगा कितने पद की भर्तियां आ रही हैं, किन किन कैटेगरीज के लिए कितने कितने पद छोड़े गए हैं। साथ ही बात करेंगे क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें आपको छूटें मिलने वाली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम के बाद आपकी बात करेंगे हम डीवीपीएसटी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मेडिकल कैसे आपका होगा, और साथ ही उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल लिस्ट बनने के बाद आपकी ट्रेनिंग में जाने के समय सैलरी क्या होगी, और साथ ही बात करेंगे किस तरीके का आपका वर्किंग जॉब प्रोफाइल होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट को मैं इसमें पॉइंट आउट करूं और आपको बता सकूं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो एक पॉइंट ढूंढ के निकालना। तो आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भर्ती आपकी जो 2023 यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है उसमें टोटल कितने पद होंगे। तो टोटल पद होने वाले हैं दोस्तों, वो होने वाले हैं 60,244 पद। बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। और बात करते हैं इनमें से कितनी कितनी वैकेंसी किसके लिए होने वाला है। तो जनरल के लिए जो वैकेंसी होने वाला है वो होने वाला है 24,102। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसी होने वाली है 6,024। उसी तरीके से दोस्तों बात करेंगे हम ओबीसी के लिए, तो ओबीसी की जो टोटल पद होने वाला है वो 16,264 होने वाला है दोस्तों। उसी तरीके से अगर एससी की बात करें तो 12,650, और साथ ही अगर एसटी की बात करें दोस्तों तो 1,204 पोस्ट। ये आपका होने वाला है टोटल 60,244 पद। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे मुख्य बिंदु पे कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। क्योंकि पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों वो ये है कि भारत या स्टेट बोर्ड के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। अपियरिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसी तरीके से अगर उससे जुड़ा किसी तरीके का इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तो वो भी इसमें चलेगा आपका दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें प्रेफरेंसेस किसको क्या क्या मिलने वाला है। तो प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो DEO, ACC और NIELT जो ये संस्थान है, अगर इस संस्थानों से आपके पास ओ ओ स्तर ओ लेवल का अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर में तो उनको मान्यता इसमें छूट मिलने वाला है दोस्तों। उसी तरीके से उनको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर किसी तरीके की प्रादेशिक सेना यानी स्टेट फोर्स में आप 2 वर्ष की कम से कम सेवा दिए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। उसी तरीके से एनसीसी में ध्यान रखिएगा, एनसीसी में जो बी लेवल का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है दोस्तों तो आपको इसमें छूट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कि आपका जो अगला होगा वो होगा फॉर्म अप्लाई। फॉर्म अप्लाई आप कैसे करोगे तो मैं बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा दोस्तों। और साथ ही जो है डेट जो है 27 दिसंबर 2023 से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी 2024 लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों। और आखिरी संशोधन के लिए जो समय वक्त आपको 2 दिन का दिया जाता है वो है 18 जनवरी 2024। ये लास्ट संशोधन का डेट खत्म हो जाएगा सीमा। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे दोस्तों। फीस कितनी होने वाली है फॉर्म की? 400 रुपए होने वाली है दोस्तों। 400 रुपए आपका फीस होगा। अब हम दूसरा बात करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर दी, अब आएगा रिटन एग्जाम की बारी। तो रिटन एग्जाम के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो रिटन एग्जाम आपका होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 300 नंबर का, जिसमें 150 आपके क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। सब्जेक्ट आप सबको पता है, फिर से मैं उसे रिपीट कर देता हूं। जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी टेस्ट, और चौथा जो आपका होने वाला दोस्तों मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एग्जामिनेशन। 4 आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं इसमें दोस्तों। और आपका जो है एग्जाम वो मे भी 11 फरवरी 2024 को करा दिया जाए, ऐसा सूचनाएं मिल रही हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हर क्वेश्चन पे क्या मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और इस बार माइनस मार्किंग भी रहेगा दोस्तों। माइनस मार्किंग आपका हर एक क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स आपके डिडक्शन होंगे। यानी अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते दोस्तों तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपका गया, यानी 2 नंबर गए। अब आगे हम बात करते हैं, एग्जामिनेशन हो गया, अब क्या? अब होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी
टेस्ट। तो हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपका मान्यता प्राप्त जहां से भी सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, जहां से भी आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है, तो उसके संबंधित जो उनका डिविजनल बोर्ड होगा, वहां से आपका उसका प्रमाण पत्र जो होते हैं आपके यानी कि मार्कशीट वगैरह होगा, उसे जांच कराया जाएगा दोस्तों। तो ये सिंपल है, इसको छोड़ देते हैं। अब बात हम करेंगे मेन पॉइंट की, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो दोस्तों मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या क्या सीमाएं बनाई गई हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीन कैटेगरीज के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट जो है आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला के, यानी 5 सेंटीमीटर की फुलाव होनी चाहिए दोस्तों। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एसटी की, तो एसटी के लिए उसमें थोड़ा सा संशोधन है, 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और साथ ही जो आपका चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 82 सेंटीमीटर फुला के, यानी 5 सेंटीमीटर की फुलाव होनी चाहिए। अब फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें दोस्तों, तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो है वो 152 सेंटीमीटर है दोस्तों, और जो एसटी के लिए है वो आपका है 147 सेंटीमीटर दोस्तों, हाइट जो मिनिमम मांगा जाता है, और साथ ही इनका 40 किलो कम से कम वेट होना चाहिए। तो ये तो पीएसटी की बात हो गई दोस्तों। अब पीएसटी से हम निकलते हैं और बात करते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होने वाला, रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर का रनिंग होगा, जो कि 25 मिनट के अंदर उनको क्वालिफाई करना होगा, निकालना होगा। उसी तरीके से अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का 2.4 किलोमीटर का होगा, और जो कि उनको समय मिलने वाला दोस्तों 14 मिनट का, यानी 14 मिनट उनको समय मिलेगा उस रनिंग को निकालने के लिए। अब जब आपका डीवीपीएसटी पीईटी हो गया, रिटन एग्जाम हो चुका है, अब आपका अगला जो होने वाला दोस्तों वो होगा मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट के बारे में अगर आपको बता दूं तो मेडिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होने वाला है, आपका आई टेस्ट होगा, आपका ईयर टेस्ट होगा, आपके नौकनी टेस्ट होंगे, यानी ऑर्थो का ये डिपार्टमेंट है, आपका बीपी शुगर टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, और साथ ही साथ आपको दोस्तों बता दूं ईसीजी भी टेस्ट होगा इसमें, और फ्लैट फिट भी टेस्ट होगा। तो थोड़े बहुत हम इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपका आई टेस्ट में क्या होने वाला है। आई टेस्ट में जो आपका होगा वो दोस्तों उसमें दो चीजें टेस्ट होता है, एक तो दूरदृष्टि चेक होता है और दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस सबसे मुख्य चीज होता है इसमें दोस्तों। अगर हम दूरदृष्टि की बात करें तो 6/6 और 6/9 विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए, और कलर विजन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कलर विजन की अगर परेशानी है, कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों, तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। अब हम बात करेंगे ईयर टेस्ट के बारे में। तो ईयर टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, ईयर टेस्ट में आपका चेक किया जाता है किसी तरीके का कान से आपके पस वगैरह ना आ रहा हो, या कान के पर्दे वगैरह चेक किए जाते हैं कि फट गया हो, सुनने की आपकी क्षमता चेक की जाती है दोस्तों। तो ईयर टेस्ट में बेसिकली यही टेस्ट होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नौकनी के बारे में। नौकनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नौकनी क्या है, समस्या क्या है इसमें, कि जब हम खड़े होते हैं दोस्तों और हमारे जो घुटने के साइड पोर्शन है अगर वो आपस में टच हो रहे हैं, तो वो एक समस्या है जो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, वो नौकनी की प्रॉब्लम मानी जाती है। अगर वो बहुत ज्यादा आपका दूर भी है, अगर दोनों साइड आपके घुटने के पैर खड़े होने पे सीधा, तो भी समस्या है, और बहुत पास है तो भी समस्या है, वो नौकनी की समस्या मानी जाती है, नॉर्मल होना चाहिए वो। अब नौकनी के बाद हम बात कर लेते हैं इसी समय फ्लैट फिट के बारे में बात ही कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्लैट फिट में क्या होता है कि बहुत लोगों का जो पंजा है दोस्तों वो बहुत कर्व है तो भी दिक्कत है, और बिल्कुल फ्लैट है तो भी दिक्कत है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो नॉर्मल होना चाहिए। असल में माना जाता है कि फ्लैट फिट का जो समस्या है, ये इंसान के खड़े होने के बैलेंस को खराब करता है, यानी बैलेंसिंग में दिक्कत करता है, और नौकनी जो है वो आपको दौड़ने भागने में दिक्कत करता है, ऐसा माना जाता है, और ऐसा है। उसका बीपी शुगर आपका टेस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूरिन टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा, चेस्ट का एक्सरे कर लिया जाएगा कि किस तरीके कोई समस्या ना हो, और एक ईसीजी आपका इसमें कराया जाता है दोस्तों, जिसमें हार्ट रेट आपका चेक किया जाता है। तो इस तरीके का आपके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह ये नॉर्मल आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके चेक किए जाते हैं। अब मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद फाइनल लिस्ट बनता है। बट लोगों को एक चीज कोई नहीं बताता है, वो है पीवीआर, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन यानी आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं दोस्तों। पीवीआर बहुत जरूरी चीज है, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं। पीवीआर आपके जैसे किसी तरीके का आपके ऊपर पूर्व में किसी तरीके का मुकदमा यानी कि एफआईआर है, और वो खत्म हो चुका है,
यानी आपका समझौता भी हो चुका है, तो भी आप पीवीआर में बाहर हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए अगर किसी तरीके का आपके ऊपर पूर्व में किसी तरीके का एफआईआर वगैरह था दोस्तों, जो अब खत्म हो चुका है, तो आप कोर्ट से दोष मुक्ति के कागज जरूर बनवा के रखें, क्योंकि आपको पीवीआर में बहुत परेशानी होने वाला है। यानी कैरेक्टर वेरिफिकेशन में आपका वो शो करेगा, और कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बिना आप ट्रेनिंग में नहीं जा पाओगे। तो इसलिए आप ध्यान रखना, किसी तरीके के पूर्व में मुकदमा या किसी तरीके की समस्या इस तरीके का था, तो उस पर फोकस कर लेना, अभी दोष मुक्ति कागज बनवा लेना। और जिनके खिलाफ अभी प्रचलित है अगर मुकदमे वगैरह, उनको तो समस्या होने ही वाला है। तो कैरेक्टर आपका साफ सुथरा होना चाहिए दोस्तों। ये तो पीवीआर और कैरेक्टर वेरिफिकेशन की बात हो गई दोस्तों। अब आती है बात, सब कुछ हो गया, एक मेन पॉइंट छूट गया था, तो मैं अभी उसको क्लियर कर देता हूँ। वो है एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन का क्या है कि जो भी ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्षों का जो पूर्व से चलता आया है, वो एज रिलैक्सेशन रहेगा। साथ ही जो है 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रखा गया है, पूर्व सैनिकों के लिए। तो ये बात तो हो गई पूरी वैकेंसी की किस तरीके से आपका सारा प्रक्रिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है। तो जो आपका बेसिक सैलरी होने वाला दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक सैलरी जो उसमें आपका ग्रेड पे आपका 2000 का होगा दोस्तों। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे पे बैंड क्या होगा, तो आपका जो पे बैंड होने वाला दोस्तों 5200 से 20,200 रुपए होने वाला है दोस्तों। और साथ ही अगर सैलरी मैट्रिक्स की बात करें, तो वो लगभग 21,700 रुपए होने वाला है। वैसे अगर हम ओवरऑल एवरेज सैलरी की बात करें दोस्तों, तो लगभग 30 से 40,000 के बीच में आपका सैलरी रहने वाला है फिलहाल। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी दोस्तों। 6 महीने आप ट्रेनिंग करोगे, किसी भी मे भी पॉसिबल है किसी पुलिस लाइन में कराया जहाँ पे सुविधाएं बनाई गई हैं ट्रेनिंग की। मे भी आपको किसी पीटीसी वगैरह में भी भेजा जा सकता है। तो ट्रेनिंग की बात तो वो तो उस समय ही डिसाइड होगा आप कहाँ जाओगे, कहाँ आपको भेजा जा सकता है। ये आपके हाथ में तो होता नहीं दोस्तों, वो अपने हिसाब से बनेगा। और जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें, 24/7 की नौकरी है। जॉब प्रोफाइल में इसमें किसी तरीके कोई संडे मंडे छुट्टी का कोई वो है नहीं प्रावधान। पूरे साल में आपको 30 ईएल मिलने वाले हैं, और 30 ही सीएल मिलने वाले हैं दोस्तों। यानी कि पूरे साल में आपके पास 30 ईएल और 30 सीएल छुट्टियों का टोटल जो पैकेज रहेगा। अब उसमें से आपको कितना मिल पाएगा, ये डिपेंड करता है दोस्तों। अगर किसी तरीके की और जानकारी चाहिए जो आपको लग रहा है छूट गया, उसमें और जानकारी देनी चाहिए थी मुझे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, हौसला बढ़ता है। और जो भी लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्तों, वो एक काम जरूर कर लें कि वो अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि किसी तरीके की मेरा वीडियो आता है कोई जानकारी लेकर, तो उनको प्राप्त हो सके दोस्तों। अब मैं आप लोगों को आखिरी में एक एडवाइस देना चाहूँगा। समय बहुत कम है, और इस समय मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में अपना समय दीजिए। और साथ ही साथ उसमें आप एक चीज़ गौर जरूर करिए कि आपके क्वेश्चन समय के अंदर करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आपका समय निर्धारित किया गया उसके अंदर अंदर करिए, और देखिए उसके बाद कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उन क्वेश्चन किस पोर्शन से आए हैं, किस टॉपिक का वो क्वेश्चन है, इस पे जरूर फोकस करिएगा कि वो किस पोर्शन में आपकी गलतियां हो रही, उस पोर्शन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि उसको मजबूत कर सके आप। ठीक है, तो ये आपको मैं एक टिप दे रहा हूं, जो मुझे लगता है कि बहुत कारगर साबित होने वाला है। बस ये जरूर चेक किया करिए कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, वो किस पोर्शन से हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करते रहते हैं, सोचते हैं आप सही हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि जो पोर्शन आपका गलत हो रहा है वो पोर्शन आपका क्लियर नहीं है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उस पर फोकस करिए थोड़ा सा, और बढ़िया आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बड़ी वैकेंसी है, एक सीट लेके आइए और मुलाकात करिए मेरे से विभाग में आकर। जय हिंद जय भारत दोस्तों।